ओके। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो पाथवे वाला एक सवाल आता है, अक्सर पूछ लेता है कभी कभार। तो वहाँ पे मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले नेसल नॉस्ट्रिल होता है, फिर नेसल कैविटी में आता है, एंड देन उसके बाद वो जाता है नेसोफरिंग्स, फिर ओरोफरिंग्स, फिर लैरिंजोफरिंग्स। लैरिंजोफरिंग्स में पहुंचता है तो एपीग्लॉफरिंग्स का लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स में आता है। लैरिंग्स का पहला पार्ट होता है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस का मेन रोल फूड वाले में होता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो एपीग्लॉटिस होता है ऊपर की तरफ, उसके नीचे सुपीरियर एपीग्लॉटिस होता है। फिर उसके बाद उसके नीचे आपको यहाँ पे पूरा एरिया जो होता है वो लैरिंग्स का एरिया होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पूरे एरिया को लैरिंग्स आप बोल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ये पूरा नीचे जो एरिया, जो रिंग लाइक एरिया है जहाँ पे आपकी कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, वो एरिया कहलाता है ट्रैकिया। क्या कहलाता है? ट्रैकिया। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है ना, ये पूरे हमारे ब्रोंकस उंकस हर जगह पे देखने को मिलता है। तो रिंग आप ये मत समझिए केवल ट्रैकिया होता है, वो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई है तो मैंने कहा था प्राइमरी, और प्राइमरी से अगर और ब्रांचेस निकली हैं तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी से अगर और ब्रांचेस निकली हैं तो हम उनको टर्शियरी कहते हैं। और वहीं पे होता है आपका लास्ट में, जहाँ पे जिससे एल्वियोलाई जुड़े होते हैं, उस ब्रांच को हम लोग ब्रांक्यूल्स कहते हैं। उसके नीचे का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया है कि नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे की तरफ बैठ जाता है। क्या होता है? नीचे की तरफ बैठ जाता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है। मतलब अभी जो डायफ्राम आप देख रहे हो, ये डायफ्राम जो है रिलैक्स स्टेज में है। किस स्टेज में है? रिलैक्स स्टेज में है। जब आप सांस लेते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में हो जाता है। तो ये सब बात मैं आपको आगे बताऊंगा क्या कैसे होता है। और अगल बगल आपकी जो ये रिब्स दिखाई दे रही, जिसको हम लोग हड्डियां कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको 2 वीडियो में बताया हुआ है। एक स्केलेटन वाले में भी बताया हुआ है, एक इस वीडियो में भी बताया हुआ है। तो ये जितने भी आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आप जानते हो। बस आप कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं जानते हो, जैसे इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है ना। ये सब आपको धीरे 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 आपको हर एक चीज़, हर एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो आप उसको भी जान ही जाओगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले द नेसल चैम्बर ओपन इनटू फरिंग्स, जैसा कि मैंने कहा है, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ कॉमन पासेज ऑफ फूड। फरिंग्स एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से खाना और गैस दोनों चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है। एयर भी ट्रांसपोर्ट होती है और फूड भी ट्रांसपोर्ट होती है। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। और उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था फरिंग्स जो होता है वो ओपन होता है लैरिंग्स रीजन में इनटू द ट्रैकिया। फरिंग्स जो होता है वो ओपन होता है किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू। क्योंकि लैरिंग्स ओपन होगा तो फरिंग्स का सीधे कांटेक्ट किससे होगा? ट्रैकिया से होगा। और अगर फरिंग्स जो है लैरिंग्स बंद कर देता है एपिग्लॉटिस को, तो फरिंग्स का सीधे कांटेक्ट किससे होगा? ऊसोफेगस से। तो ये दोनों रास्ते एक ही होता है फूड का। फूड भी आपका फरिंग्स की तरफ जाता है और एयर भी आपका फरिंग्स की तरफ जाता है। अगर अगर एयर है तो एपिग्लॉटिस खुलेगा, उसके अंदर आपका गैस जाएगा, एयर जाएगा। और अगर जो है फूड आ रहा है, निगल रहे हो आप सांस निगलते नहीं हो, आप सांस लेते हो। पहले ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जब आप सांस लेते हो तो ट्रैकिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट जब आप खाने को गलते हो तो ये देखो, ये जो बॉक्स होता है वोकल बॉक्स से थोड़ा ऊपर जाता है ना। जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो वोकल बॉक्स थोड़ा सा ऊपर जाता है। इसका मतलब होता है कि हमारी ट्रैकिया थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करती है। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने खाना गटका तो ये थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करता है। ऐसे है, ऐसे जाएगा और ऐसे बंद कर देगा। फिर आपने खाना गटक लिया तो फिर पीछे आ जाएगा। फिर आपने खाना गटका तो फिर ये ऊपर जाके फ्लैप को ऐसे बंद कर देगा। तो ये इस तरीके से मैंने एनिमेशन भी आपको दिखाया हुआ था, जो आपको समझ में आया होगा। बाकी ट्रैकिया में क्या होता है, लरिंग्स में क्या होता है, कार्टिलेज बॉक्स होता है, जिसके द्वारा आपको मैंने दिखाया हुआ था। वहाँ पे जो कार्टिलेज की बनी हुई 2 पोर्स जैसा स्ट्रक्चर मैंने बताया था, वो साउंड के प्रोडक्शंस के लिए काम करते हैं। इसीलिए हम इनको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसीलिए लरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे वॉइस के लिए, हमारे लिए साउंड बॉक्स का काम करते हैं। ड्यूरिंग सॉल्विंग ग्लॉटिड, जब हमारा ग्लॉटिड मतलब होता है जो एपीग्लॉटिस ऊपर की तरफ है, मतलब ग्लॉटिड होता है, ग्लॉटिड में एपीग्लॉटिस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो जो एपीग्लॉटिड होता है, उनको कहते हैं जब स्वेलिंग मतलब होता है, जब हमारे ग्लॉटिड्स में स्वेलिंग होती है, तो वो जो स्वेलिंग होती है वो किससे? एक स्किन से घिरी होती है। उसे वो स्किन किससे बनी होती है? कार्टिलेजिनस, मतलब सॉरी, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना,
एक उभरा हुआ भाग आपको दिखाया हुआ था, स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था। तो जो लरिंग्स के बिल्कुल आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर था जो कार्टिलेज से बना हुआ था, इलास्टिक कार्टिलेज होता है वहीं पे। और जो आपका एपिग्लॉटिस होता है वो भी किससे बना होता है, कार्टिलेज का ही बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, जो एक फ्लैप होता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो क्या काम करता है, आपके ग्लॉटिस को कवर करता है। क्या करता है, कवर, मतलब आपके जो ट्रैकियल रीजन होता है उसको क्या करता है, कवर करता है। तो एक ग्लॉटिस को कवर कौन करता है, जो फूले हुए ग्लॉटिस को कवर कौन करता है, उसको कवर करता है आपका एपीग्लॉटिस, जो कि एक काम और करता है कि जो एपीग्लॉटिस होता है वो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, ये फूड की एंट्री को भी रोकता है लैरिंग्स में जाने से, क्योंकि लैरिंग्स में अगर फूड जाएगा तो एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और वॉइस भी नहीं निकलेगी। इसीलिए कभी कभार अगर कोई भी टुकड़ा फंस जाता है खाने का तो हमारी आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि लैरिंग्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और लैरिंग्स अगर आपने जो है खाने को निगल लिया है तो वो इन्फॉर्मेशन सीधे हमारे ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आप थोड़ा सा खांस लो, क्योंकि जो ये खांसना होता है ये कैसी कैसी एक्टिविटी है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है। और आपको हमेशा बताया गया है कि जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन होती हैं सब हमारे मेडुला रीजन, किस रीजन से, मेडुला ओब्लेंगाटा जो ब्रेन का पार्ट होती है उससे सारी चीज़ें होती। तो जो भी चीज़ें इनवॉलेंट्री है वो हमारे उससे नहीं होती है, उसका पूरा पीछे श्रेय किसका होता है, हमारे ब्रेन का होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैकिक कैविटी, ये ऊपर से लेकर के जो बीच थोरैकिक रीजन की अगर आप बात करोगे तो कहाँ से कहाँ तक आती है, वो पूरा रीजन यहाँ तक होता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, ये रीजन, इस रीजन को आप थोरैकिक बोलते हो, तो ये थोरैकिक के बीच रीजन तक आती है, थोरैकिक के बिल्कुल सेंटर रीजन तक आती है, जो कि मैंने आपको बताया है ना। और थोरैकिक का बीच रीजन जो होता है, मैंने कहा था कि वो हमारे रीढ़ की हड्डी के 5वें थोरैकिक वर्टिब्रा पे होती है। अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, कोई बात नहीं है, सुनना वीडियो अगर आपने देखा है प्रियांशी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया हुआ था और पूरा बढ़िया आपको विधिवत बताया हुआ था। देखो यहाँ पे आप जब भी पढ़ेंगे ना तो देखो रीज़न सुनो पहले मेरी बात की, मैंने क्यों उस चीज़ को दिखाया, क्योंकि जानते हो केवल यही नहीं आता है। मैं अब आप ध्यान सुन लो, जब आप बायो पढ़ोगे ना तो बायो में इसी किताब में आपको दोनों चीज़, एक तो देखो, एक तो आपको आगे का पोर्शन में मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका लंग्स हो गया, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो लंग्स है वो हम जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी अलग अलग हड्डियों से मिल के बनी है ना, तो हर एरिया की जो हड्डी है उसका अपना एक शेप है। मान लो यहाँ के शेप ये इतना बड़ा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ तक हमारा हर्ट होता लंग्स होता है वहाँ तक कितनी हड्डियाँ जुड़ी हैं। तो टोटल 12 हड्डियाँ होती हैं थोरैकिक रीजन के लिए। थोरैकिक एरिया के लिए कितनी एरिया, जैसे ये देखो ये थोरैकिक रीजन है, ये कौन सा रीजन है जहाँ पर लंग्स होता है, थोरैकिक। अब देखो थोरैकिक रीजन कितने बोन्स को कवर करती हैं, 1 2 3 4 5, जहाँ पे ट्रैकिया कहाँ पे ख़त्म होती है, 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे कौन ख़त्म हो जाती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया वहाँ से डिवाइड कर जाती है। तो उसी को बोला है कि थोरैकिक 5, मतलब कि थोरैकिक में जैसे रीढ़ की हड्डी में और भी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन ये मान लो ये ब्रेन के लिए हों, और ये किसके सामने होती हैं, ये हड्डियाँ होती हैं लंग्स के सामने, इसलिए इनको थोरैकिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोरैकिक बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया आपको काम देगा। अभी आगे जितने भी आप ऑर्गन पढ़ेंगे सब ऑर्गन का थोरैकिक से कंपैरिजन करेगा कि इस थोरैकिक बोन के सामने ये रीज़न होता है, इस थोरैकिक बोन के सामने ये रीज़न होता है। तो ये सब आपको बताया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, बताओ सभी को समझ में आ रहा है ना, बताओ भाई, 3D देखे होगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये थोरैकिक जो रीज़न होता है इसको आपको ध्यान में हमेशा रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल देखो आएगा ही आएगा, उसको हम आप रोक नहीं सकते हैं, वो आ सकता है। देखो इधर, तो 5वें थोरैकिक रीजन की तरफ जो हमारी ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाती है। क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5वें रीजन पे आते आते हमारी जो ट्रैकिया है वो आपकी डिवाइड कर जाती है। क्या कर जाती है, डिवाइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5th रीजन तक विच इज़ डिवाइड, मतलब जो मिड थोरैकिक कैविटी होती है, जो बीच की कैविटी होती है जहाँ से वो डिवाइड करती हैं, वो
पांचवें थोरैकिक वर्टिब्रा के पास में होती हैं। इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई, और कैसे डिवाइड करती हैं, एक ब्रोंकाई चली जाती है लेफ्ट की तरफ और एक ब्रोंकाई चली जाती है राइट की तरफ। ये सब बता दिया है, जिसमें वो आगे जाके सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर लास्ट में आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है जहाँ पे आपका एल्वियोलाई मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, मैंने बता दिया है, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ था आज से कई साल पहले, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया को हम लोग नेसल कैविटी बोलते हैं, कितना शानदार बनाया हुआ है। और ये आपका नेसोफरिंग्स है, और इसके बाद थोड़ा सा एरिया ऊपर का नेसोफरिंग्स, फिर ओरोफरिंग्स, एंड लास्ट जो एरिया है वो आपका है हाइपोफरिंग्स, या इसी को हम लोग लैरिंजोफरिंग्स का भी नाम देते हैं। तो अच्छी बात है, आप दोनों नामों को जानते रहिए और अच्छी बात है। और फिर आपका शुरू हो जाता है बगल से ऊसोफेगस शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आपको एक आवाज़, मेरा पेन टैब भी आज नौटंकी कर रहा है, ये सब नौटंकी आज ही होनी है गधे। जगह शिफ्ट करना भी अपने में बड़ी बात होती है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेसोफरिंग्स, हाइपोफरिंग्स, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपका एपिग्लॉटिस होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखिए तो ये ट्रैकिया रीजन होता है, ट्रैकिया ऊपर लैरिंग्स रीजन, फिर ऊपर एक फ्लैप बना दिया था मैंने एपिग्लॉटिस और टंग। तो जितना मेरे पास में कैपेसिटी थी मैंने वो बना दिया था यहाँ पे, और भाई बस इतना ही बहुत अच्छा आप नहीं बना सकते हो जब आप कंप्यूटर से के थ्रू बनाते हो। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम ये भी है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखो जब बच्चों को एनिमेशन दिखाने का नहीं था मेरे पास में सॉफ्टवेयर, तो मैं इससे दिखा दिया करता था, बच्चे इससे भी समझ जाते थे। देखिए यहाँ पे फूड ये खा रहा है ना, देखिए जैसे ही फूड आपका यहाँ पे आया ग्रीन कलर वाला, देखिए कैसे एपिग्लॉटिस बंद हो गया, कितना बढ़िया इसमें भी बताया हुआ है, कोई बुराई नहीं है। तो इसमें भी आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे फूड जब तक फूड यहाँ पे था तब तक देखिए एपिग्लॉटिस ओपन था, इसमें से एयर अंदर आ जा सकती थी। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही फूड यहाँ पे आया फ्लैप बंद हो गया अपने आप, और खाना जो है और जो एयर है वो यहाँ पे अलग हो गई, और वो खाना जो है ऊसोफेगस से जाना शुरू कर दिया। तो सिंपली है, चूँकि आपने एक बार इमेजिनेशन भी कर लिया है तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए, शुरू में मुझको समझाने में प्रॉब्लम होती थी बट अभी नहीं होती है। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, और फ्लैप यहाँ पे देखो, ये मेन ग्लॉटिस होता है, जो ओपन रीजन होता है उसको हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस, जहाँ से कोई भी चीज़ अंदर जाएगी। ठीक है, और ये पूरा रीजन जो होता है वो हमारा इतना ऊपर रीजन, ये सब पूरा लरिंग्स होता है। अगर इसके अंदर जैसे ही एयर वेयर वगैरह आती है तो फिर इसके नीचे से ट्रैकिया शुरू हो जाती है। एकदम टू क्लियर हो जाएगा कि एपिग्लॉटिस क्या होता है। बस आगे की तरफ हम चलते हैं। तो अब आपको गले वाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आप बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप बड़े आराम से कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये सब आपको आता है। अब मैं सीधे एनसीईआरटी की तरफ आगे चलता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी की तरफ, एक मिनट रुके रहो। अब बाकी जो भी चीज़ें हैं वो समय के साथ आती जाएंगी, आपको समझाता जाऊंगा, आता जाएगी, समझाता जाऊंगा, समझ में आता जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तनु का है, प्रियांशु, वो अभी शादी से फुर्सत हुई कि नहीं हुई वो? देखो मैंने बीएससी वालों को मैसेज कर दिया है, अगर बीएससी वाले कल सुबह क्लास नहीं लेते हैं तो मैं यही पढ़ा दूंगा आपको आकर के। ठीक है, क्योंकि कल शाम को मैं नहीं रहूँगा, 2 दिन मैं शाम को नहीं रहूँगा, तो इसीलिए आपको कोशिश करूँगा कि पहले पढ़ा दूँ। और परसों जो है, परसों के दिन तो शायद मैं आपको दिन में ही पढ़ाऊँ, क्योंकि उस दिन भी आपको दिन ही में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि परसों मुझे अयोध्या के लिए निकलना है। पता नहीं कब ट्रेन पकड़नी है, कितने बजे, मुझे नहीं पता। अब दोस्त यार हैं, अब उनके साथ में एक दोस्त की शादी है यार, जाना थोड़ा ज़रूरी है। बेचारे की शादी आज थी, आज नहीं गया
पढ़ाने के कारण ही सोचा बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। और उसके बाद जो है परसों जाना है हमको, तो रिसेप्शन में जाना है। और समझ रहे हो, तुम्हारी उससे बात नहीं हुई। मैंने तो सोचा तुम लोग बहुत अच्छे मित्र हो, तुम्हारी सारी बातें होंगी, तुम लोग मेहंदी साथ में लगाओगे। मुझे तो यही लगा था। अब तुम लोग की भी दोस्ती अंशिका और वर्तिका जैसे है। उधर अंशिका ने बोल दिया वर्तिका से कि सर कह रहे थे कि हमारी और तुम्हारी लड़ाई हो गई है। वर्तिका हमको घेरे पड़ी थी, कह रही सर आप हम लोग के बीच लड़ाई नहीं होती, आप ऐसी बात क्यों कर रहे थे। हमने कहा भाई मैं क्या करूं, तुम लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे थे। अंशिका कह रही थी बहुत दिन से वर्तिका ने बात नहीं करी। खैर चलो, लड़कियों के बीच में ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, इनकी बातें यही समझें। बच्चे हैं छोटे छोटे। चलो भाई, तो आगे देखो, हम लोग पढ़ सब कुछ चुके हैं, बट एनसीईआरटी जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ नए लाइंस लेकर के आती है, इसीलिए इसको देखना बेहद ज़रूरी होता है। चलो, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि ये ख़त्म हो चुका था। अच्छा, ये ख़त्म हो चुका था, हम लोग ये बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का, ठीक है। हाँ, ये रहा। तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो वी हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल ओपन इनटू अबव अपर लिप्स। अच्छा, ये सब बता चुके हैं, यही था या वो? अरे यही तो था सब कुछ। हाँ, यही तो था यार दत्त। इतनी देर से मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था आपको, हद है। सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये सब पूरा पढ़ा हुआ है, हर एक चीज़ दिख रहा होगा, दूरी से दिख रहा होगा आपको। बताओ हमेशा, कोई प्रॉब्लम? यही पूरी लाइन में अभी पढ़ा रहा था आपको। मिड थोरैकिक कैविटी देख रहे हो, यही तो पूरा पढ़ा ही रहा था अभी आपको। ये देखो, फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा। ये रहा, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये एनसीईआरटी से अलग था। चलो चलो, तो आगे की तरफ हम लोग अब ध्यान देते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अब हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात, यहाँ से। हाँ, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, ठीक है। ये मिल करके सभी क्या बनाते हैं, हमारे लंग्स बनाते हैं। वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, विच इज़ कवर्ड बाई डबल लेयर प्लूरा। बहुत अच्छी बात है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। आपको मैंने जो बताया वो फ्रैगमेंट्स थे उनके, वो लेयर नहीं थे, वो उनके फ्रैगमेंट्स थे जिनसे अलग अलग, वो जैसे होता नहीं, अलग अलग एक स्ट्रक्चर था वो पूरा। बट ये जो ऊपर की तरफ जो वॉल होती है ना इनकी, ये वॉल, वो वॉल जो है, उस वॉल को हम लोग कहते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस मेम्ब्रेन के कारण ही आपका जो रिस्पायरेशन होता है वो पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यही वो मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके लंग्स के वॉल पे प्रेशर्स क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस मेम्ब्रेन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। ये वो मेम्ब्रेन होती है जो आपके लंग्स पे प्रेशर्स क्रिएट करती है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपका ये लंग्स है, तो ये जो लंग्स होता है आपका, ये डबल लेयर्ड होता है ऐसे। और ये जो डबल लेयर्ड लंग्स होता है आपका, इसके बीच में, मतलब लंग्स के अंदर नहीं, इन दोनों वॉल के डबल लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। इसी फ्लूइड के कारण प्रेशर पड़ता है, वरना अगर प्रेशर सीधे मेम्ब्रेन पे पड़ेगा तो फिर दिक्कत में आ जाएगी, तब तो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते हैं ना। तो इसीलिए फ्लूइड पे प्रेशर पड़ता है, तो उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है, जो कि फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है लंग सरफेस। जैसा कि मैंने कहा, जो एक तरह से डिफेंस बचाने का काम करता है लंग सरफेस को, ताकि लंग सरफेस जो है वो किसी दूसरे ऑर्गन से या खुद भी जो है आपस में रगड़ करके, क्योंकि लगातार लंग्स मूवमेंट करती है। क्या करती है? मूवमेंट करती है। तो जाहिर तौर पे जो चीज़ कहीं मूवमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं रगड़ खाएगी कि नहीं खाएगी। तो वो रगड़ से स्किन, क्योंकि भाई सीधी सी बात, ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़।
अगर आप अपने हाथ को लगातार रगड़ोगे तो क्या वो गर्म नहीं हो जाता? सोचो, आपकी जो लंग्स है वो कॉन्टिन्यूटली 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 जस्ट इसी के ऊपर जो होता है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। मेरे पास पेज तो नहीं है, बट मैं फिर भी बगल में आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता सकता हूँ कि कैसे आपको समझना है इस चीज़ को। देखो, मान लो कि ये हमारी लंग्स होती है, ठीक है। हमको उतना अच्छा बनाना तो नहीं आता है लंग्स, लेकिन फिर भी हम बना देंगे आपके लिए, ठीक है। देखो, मान लो ये हमारी लंग्स होती है, ओके, दैट्स ऑल। अब ये जो लंग्स होती है, इनके ऊपर एक मसल्स होती है। क्या होती है? एक मसल्स होती है। उस मसल्स को हम लोग कहते हैं इंटरकॉस्टल्स मसल्स। क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। और ये जो मसल्स होती हैं ना, ये मसल्स हमारे हार्ट मतलब हमारे लंग से बिल्कुल मतलब एकदम मान लो कि इसके पास ही पास में होती हैं, मतलब बिल्कुल मिली हुई होती हैं, इनसे जुड़ी हुई होती हैं। अगर ये जो वॉल है, प्लूरल वॉल है, अगर इस वॉल में वो लिक्विड ना हो तो लगातार, क्योंकि लंग्स लगातार मूवमेंट करता है, तो जो मसल्स वगैरह हैं उनसे उनमें फ्रिक्शन शुरू हो सकता है, जिससे कि वो मेजर नुकसान, फ्रिक्शन समझ रहे हो ना, घर्षण शुरू हो सकता है, मतलब एक दूसरे से रगड़ खाएगा। तो ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, मतलब पूरा लिक्विड पहली बात होता है। दूसरी बात, बाहर से भी काफ़ी नम होता है, जो कि रेड्यूस फ्रिक्शन ऑफ लंग सरफेस, जो कि लंग्स के सरफेस को फ्रिक्शन से बचाता है। तो प्लूरल फ्लूइड का काम बता दिया मैंने आपको, प्लूरल मेम्ब्रेन का काम मैंने बता दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो क्लोज कॉन्टैक्ट विथ थोरैकिक। देखो, ये किससे जुड़ी होती है? जो बाहर की प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो किससे जुड़ी है, किससे बचा रही है? लाइनिंग वेयर इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विथ लंग सरफेस। जो अंदर वाली लेयर होती है वो लंग सरफेस से जुड़ी हुई होती है, और जो बाहर वाली लेयर होती है वो हमारी बाहर से जुड़ी हुई होती है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सबसे पहले जो एयर्स होती है वो कहाँ से आती है? स्टार्ट होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, और उसकी एंडिंग कहाँ पे होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। तो बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी टू गैस एक्सचेंज, ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा जो आपको थोड़ी सी मदद करेगा, ठीक है। चलो, तो एक अच्छा सा डायग्राम हम लोग अपने से ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो सारी बातें धीरे धीरे करते रहेंगे। चलो, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं, फिर उस हिसाब से आपको डायग्राम बनाते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब नॉस्ट्रिल जो है वो मतलब एयर को जो लेता है, फिर वो एटमॉस्फेरिक एयर ट्रांसपोर्ट की जाती है टू द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के थ्रू। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, उसमें से जितने भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो कुछ जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, धूल वगैरह, वो तो नाक ही में फंस जाएगा। जो गलती से कुछ चले भी आए हैं वो भी क्या हो जाते हैं? आपके फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव कर दिए जाते हैं। ह्यूमिडिफाई एंड आल्सो ब्रिंग टू एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। आगे कहते हैं कि एक्सचेंज पार्ट ऑफ इट साइड इज एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक एयर। जो मेन एक्सचेंज होता है गैस का वो ब्लड और एल्वियोलाई का होता है। जो मेन एक्सचेंज होता है वो क्या होता है? ब्लड और एल्वियोलाई का होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप कैसी भी, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो भी एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है वो कितनी भी ठंडी हो, हमारी बॉडी में आने के बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मली हमारे बॉडी टेम्परेचर जैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही गलत एक मिथ है लोगों में कि मतलब आप मान लो कि क्या कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा आपको पी लिया पानी या कुछ ऐसा कर लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप हल्का ठंडा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी उसको बैलेंस कर लेती, बट अगर आप बहुत ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी जब आप पीते हैं तो हमारी बॉडी को उसको अपनी बॉडी टेम्परेचर में लाने में वक्त लगता है, तो उसी में आप बीमार हो जाते हो, इन्फेक्टेड हो जाते हो। बट अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे ठंडा पानी पियोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे की तरफ ध्यान देते हैं। और उसके पीछे का एक रीज़न और होता है कि देखो, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर, और जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, तो कभी कभी वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमारी बॉडी कैसे गैस का एक्सचेंज करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना आप लोग, ठीक है।
चलो, क्योंकि ये वाली जो मैं लाइन आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको पूरे चैप्टर के दरमियान बार बार वही चीज़ मैं बताऊँगा आपको, तो आप कहोगे कि यार क्या ही बता रहे हैं सर, भी अजीबोगरीब आदमी हो गए। चलो, तो फिर मैं आपको एक बढ़िया डायग्राम बना रहा हूँ। पहले सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो डायग्राम सबसे पहले बनेगा हम लोगों का, 1 मिनट। हाँ चलो, पहले डायग्राम बना लेते हैं ऐसा, 1 मिनट। डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया बनाता हूँ, थोड़ा सा अपने दिमाग से ही बनाता हूँ, कहीं देख नहीं रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है कभी कभी डायग्राम वायग्राम ऐसे खींचने में। अपने दिमाग से बना देता हूँ ना, तो वो एक बार ऐसा लगता है जैसे बोर्ड वोर्ड में आदमी बनाता है, तो मैं वही वाला फील देने की कोशिश करता हूँ। चलो 1 मिनट रुके रहो, मैं बस, हाँ ठीक है। तो सपोज़ दैट ये हमारी ब्रोंक्यूल्स हो गई, जस्ट ऐसे। ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और ब्रोंक्यूल से जुड़ी हुई मान लेते हैं खूब ढेर सारी ब्रोंक्यूल्स हैं यहाँ पे, वरना ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स लगेगी नहीं। परफेक्ट। और इनसे जुड़ी हुई आपकी टर्शियरी ब्रोंकाई मान लेते हैं। और टर्शियरी ब्रोंकाई होगी तभी बोलेंगे जब इसकी 2 ब्रांचेस होंगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, वरना उसको टर्शियरी ब्रोंकाई नहीं बोल सकते जब तक उसमें 2 ब्रांचेस ना निकली हों। ये कंपलसरी मान लेना आप, 2 ब्रांचेस मिनिमम निकली होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बन गया तैसे, ठीक है। अब यहाँ से ये बनेगा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बनाने के लिए एक और इससे निकालनी पड़ेगी हमें इसी तरीके की ब्रांचेस, जिसमें ढेर सारी ब्रांचेस हों। ठीक है, तो ये है हमारी सेकेंडरी मान लेते हैं। चलो, ओह ये क्या हो गया, अपने आप ही मिट गया भाई। चलो कोई बात नहीं, बस आप समझ जाओ इसको, ठीक है। चलो, तो ये मान लेते हैं हम लोग, ये है हमारी ब्रोंकाई। इसको अपना हल्का हल्का आप चाहो तो स्प्रेड कलर मार दो, अपना हल्का सा कुछ भी कर दो। बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में बहुत सारे डायग्राम वैसे मिल जाएंगे, बट अगर आप चाहो तो बनाना, आप बना लो, प्रॉब्लम नहीं है, फिकर नॉट। बहुत सारा डायग्राम है, मैं आपको सब दूंगा, आप बनाइएगा आराम से। अभी जो बना रहा हूँ उसको भी बना लीजिएगा। प्रियांशी, आपने क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करके अभी तक नहीं भेजा हमें, आपको मार पड़ेगी किसी दिन, कसम से। तुम जिस दिन हमको ना मिल जाओ, हमको ना जिस दिन मिल गए कसम से वहीं पे रपटे जाओगे आप। अरे यार ये क्या कर दिया, देखिए फिर से आता है। अरे यार, ये भगवान, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने उसको इरेज कर दिया यार, बताओ ये कैसे क्लिक हो गया बातों बातों में। अब मेरा मूड ही ख़राब हो गया यार, हद है। ओ फोल। चलो 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 चलो, अच्छा ठीक है, मैं अब जल्दी से बना लेता हूँ, आप लोगों ने तो बना ही लिया होगा, मैं जल्दी से खींच खांच लेता हूँ। ओके, चलो, तो ज़्यादा नहीं मेहनत करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे एक ब्रांच बना लेते हैं, 1 मिनट रुके रहो, हम एक ही ब्रांच बना लेंगे, बस बात ख़त्म, 10 ब्रांच नहीं बनाएंगे। मतलब मेरा दिमाग देखो, मेरा दिमाग कुछ भी कर सकता है, आई थिंक। पीछे से मोटा होता है यार, अब नहीं रेज करूँगा। अच्छा, डिजिटल देखो कितना अच्छा है ना,
कितना भी पेन रगड़ लो इंक नहीं ख़त्म होगी। सोचो इसमें कितनी इंक कहाँ से आती होगी। चलो तुम मुझे क्या बताओगे? तुम ज़्यादा से ज़्यादा कहोगे सर ब्लड कमी हो गई सर, सर तुम और क्या बताओगे? तुम ऐसा रीज़न दे दोगे कि हम तो और ज़्यादा ढेरी हो जाएंगे, है ना। देखो यहाँ से गई होती है हमारी एल्वियोलाई। देखो बहुत ही ज़्यादा एकदम कूल ढंग से बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है, मान लेते हैं कि ये लेफ़्ट साइड वाला है, ठीक है। तो मान लो ये रेड है आपका, ठीक है। ये कैपिलरी है, क्या ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये ऐसे बना लिया आपने। और इसको आधा जो है ब्लू कर लेना, जो आपके हार्ट से आई है। कहाँ से आई है? हार्ट से आई हुई है, ठीक है। ये ऐसे आप ऐसे कर लेना, हार्ट से आई है ये रहा, हार्ट से आई है, ठीक, फाइन। तो जो हार्ट से आई है उसको थोड़ा डार्क रखना ताकि अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। छिपकली तो जैसे कमरे में फैली हुई है एकदम। ना 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 ना, बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं भाई, बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं भाई, प्लीज़ 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 प्लीज़, कीप कर दो, कीप कर दो। हाँ बच गया, बच गया भाई, बच गया, मेरा बाल बाल बच गया भाई। मैं तो कहा कि हो गया काम ख़त्म। देखो फाइन, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, मैं एक प्यारा सा लंग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो हमारा लंग्स है, ठीक है। ये 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 मान लो हमारा लंग्स है, ठीक है ना, ये ऐसे। और मान लो ये हमारी कैपिलरी जो है यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, ऐसे जा रही है और वापस हमारे हार्ट में, समझ रहे हो ना, ये वापस हमारे हार्ट में, ठीक है। लुक एट दिस। अब ये डायग्राम मैंने आज तक कभी भी नहीं बनाया, ये अभी अभी मेरे दिमाग की खुराफात है, ठीक है। अब पता नहीं ये कितना सही है, क्या है, मुझे नहीं पता, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए आपको डायग्राम ही जो है सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। लुक एट दिस। सब लोग बन जाएगा तो बता दो हमको, तो हम इसको समझाना शुरू कर दें।
ठीक है, चलो जब बन जाएगा तो बता देना हमें, ठीक है। तो हम बताना शुरू कर देंगे। ओके, अब देखो आधा तो मेरी खोपड़िया आ जा रही है यहाँ पे। अच्छा रुको, पहले मैं अपने आप को हटाऊँ, थोड़ा सा साइड करूँ। एक खोपड़िया आ जा रही बीच में ना, तो दिक्कत कर जा रहा है। तुम बच्चा थोड़ा इधर साइड हो जाओ, बच्चों को देखने दो डायग्राम, समझे? मैं देख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके फाइन, चलो तो फिर हम लोग अब इसको आगे देखते हैं। हो गया है तो कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एयर होती है, ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो आती है ट्रैकिया के थ्रू। देखो यहाँ पे ट्रैकिया ऐसे होती है और ट्रैकिया सीधे जुड़ी होती है हमारे ब्रोंकियोल से। मान लो ये दूसरी तरफ जा रहा है और ये आपका पहला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन आया हमारा यहाँ पे, मूव करता हुआ ऑक्सीजन धीरे धीरे आया, प्राइमरी सेकेंडरी के थ्रू आया हमारा सीधे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सीधे पहुँच गया आपका कहाँ पे, एल्वियोलाई में। जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस समय बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी हमने एयर लिया हुआ है और एयर के साथ में क्या कौन सी गैस आती है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड आती है आपकी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी प्रेजेंट टाइम पे लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एल्वियोलाई पूरा खाली होता है, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। पूरी तरीके से एल्वियोलाई खाली नहीं होता है। अगर कोई ये कहता है तो आप जान लीजिए कि ये गलत कह रहा है। उसके अंदर थोड़ा मोड़ा कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होगा, अभी एनसीईआरटी आपको खुद बताएगा। उसके बाद देखो क्या हुआ कि यहाँ से आपका ब्लड आ रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से आपका ब्लड आ रहा है, और कौन सा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू आता है, जरा मुझे बताओ तो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है। तो इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आया, और आने के बाद ये ब्लड पहुंचा कैपिलरी के पास। जब ये आपको पता है कि इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेवल लो और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई, ये होता है हमारे इम्प्योर ब्लड का मतलब। तो अभी जो हमारे पास इम्प्योर ब्लड है ब्लू कलर का, इसके पास में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। और डिफ्यूज़न कहता है, डिफ्यूज़न क्या रूल क्या कहता है, डिफ्यूज़न कहता है, आपने कई दफ़े पढ़ाया है आपको, डिफ्यूज़न कहता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और चूंकि ये गैस है तो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैस को नहीं रोक सकती है, तो ये बड़े इजी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है एल्वियोलाई के अंदर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में पहुंच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और सब कुछ कर देता है काला काला, ठीक है। अब यहाँ मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अमाउंट अभी आगे एनसीईआरटी लिख देगा और यहाँ पे कुछ अलग अमाउंट लिख देगा, तो बस मान लो इसको 46 लिख देगा तो इसको 40 लिख देगा, तो आप पकड़ लोगे कि भाई इसमें कम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके उस तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, और ऑक्सीजन जो है ज़्यादा किस में है, एल्वियोलाई में है, और इस ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म है, तो नीचे की तरफ आ जाता है। अब ऑक्सीजन इस ब्लड में दोबारा आ गया, तो जाहिर तौर पे जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का जब हीम जो है, हीम मतलब आयरन, जो आयरन है जब वो आपके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो रेड कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और उसी रेड कलर के कारण आपका जो ब्लड है वो पुनः रेड हो जाता है, ऑटोमेटिकली पुनः रेड होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे ये जो है मूव करके वापस, देखो इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आया है, राइट वेंट्रिकल से आया है। किससे आया है, राइट वेंट्रिकल से आया है। किससे आया है, राइट वेंट्रिकल से आया है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। अब आपको मैं अभी एक डायग्राम बना दूंगा, आप समझ जाओगे बड़े आराम से।
देखो यहाँ पे बहुत ध्यान सुनते रहना मेरी बात, बस बहुत अच्छी तरह सुनते रहना, कोई कन्फ्यूज़न कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। देखो इधर ध्यान सुन लो, हमेशा आप भी देखते रहो। देखो मान लो कि ये मैंने बना दिया है आपके सामने, आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगा 4 गोले का मैजिक। 4 गोले का मैजिक देखिएगा आप आज। आप 4 गोले का मैजिक देख लीजिए, जो केवल मैं ही दिखा सकता हूँ। देखो हो सकता है आपने कहीं और भी देखा हो यार, मैं अकेला टीचर थोड़ी ना दुनिया में। हाँ, देखने वाले कहीं भी देख सकते हैं। अब मैं इसको कैसे मिटाऊं, एक मिनट रुको, मुझे इसको कैसे मिटाना है, तो पूरा मिट जाएगा। इसको कैसे मिटाऊं, नहीं मिटेगा लग रहा है। अब ये मिटेगा ही नहीं, जब मिटाना चाहो तो नहीं मिटेगा। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि मैंने बना दिया राइट आट्रियम। क्या बना दिया भाई, राइट आट्रियम बना दिया। बहुत बढ़िया, क्या खूब है भाई, राइट आट्रियम बना दिया। ठीक है, चलो मैं आगे बता देता हूँ आपको। इधर सुनो, बहुत ध्यान से देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बना देना ब्लैक वाले पे, बहुत ध्यान से देखते रहना आप लोग। ठीक है, देखो ये मान लो मैंने बना दिया ब्लू कलर से राइट आट्रियम। पहले भी शायद आपके सामने बनाया हो ना बनाया हो मुझे नहीं पता, बट फिर भी आप जान लो राइट आट्रियम। ठीक है, ये है आपका राइट आट्रियम। ओके फाइन, राइट आट्रियम। और राइट आट्रियम जो होता है उसके नीचे जस्ट मैंने बना दिया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को थोड़ा बड़ा बनाओगे, क्योंकि भाई वेंट्रिकल बड़ा होता है, ज़्यादा ब्लड लेता है ये, मतलब ब्लड को ज़्यादा फोर्सफुली करता है, तो बड़ा राइट वेंट्रिकल। ठीक, जस्ट उसके बगल में आप बना दीजिए थोड़ा सा रेड कलर वाला, जिसको आप बोलते हैं बढ़िया चटकौआ लाल में। ठीक है, चटकौआ लाल में आपने बना दिया। आपने क्या बना दिया चटकौआ लाल में, चटकौआ लाल में आपने बना दिया लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट आट्रियम। ठीक है, लेफ्ट आट्रियम। और दूसरी तरफ चटकौआ लाल में आपने एक और बना दिया लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल। कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट आज के बाद। इधर की तरफ बना दो भैया, क्योंकि देखो एक तरफ है बॉडी, और बॉडी होती है बड़ी गंदी, तो एक तरफ बना दो भाई बॉडी। क्या बना दो, बॉडी। ये हो गई भाई बॉडी हमारी, क्या हो गई, बॉडी। और बॉडी बना दो, और दूसरी तरफ वाले डब्बे में बना दो लंग्स। क्या बना दो, लंग्स बना दो भाई। लंग्स को थोड़ा सा ग्रीन डाल दो भाई, आज लंग्स हमारा ग्रीनी ग्रीनी है। ठीक है, ये लंग्स हो गया। अब देखो मज़ा, ये कभी मत भूलना। ठीक है, सबसे पहले बॉडी का जो गंदा खून होता है, बॉडी का गंदा खून जो होता है वो सबसे पहले पूरी बॉडी से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, वो सबसे पहले बॉडी से होता हुआ आता है राइट आट्रियम में। कहाँ पे आता है, राइट आट्रियम में। और राइट आट्रियम में आने के बाद फिर वो गंदा खून जाता है हार्ट के राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। जैसे हार्ट देखे हो ना, ऐसे 4 हार्ट देखे हो ना, 4 चैम्बर वाला हार्ट, तो ये राइट आट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले ब्लड बॉडी से आया राइट आट्रियम में, फिर आया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है ये भैया बहुत ही गंदा है, तो इसको करना है प्योर। और प्योर तभी होगा जब इसमें मिलेगी ऑक्सीजन, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लो है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो भैया इसको भेज दो लंग्स के पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। यहाँ पर क्योंकि लंग्स के पास में ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो लंग्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और आपके बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, आपकी बॉडी ने तुरंत, आपकी बॉडी की जो वेसल्स थी जो अभी तक ब्लू कलर की गई थी, अब वो दोबारा रिनोवेट हो जाएगी रेड कलर में। अब भैया इस वाले को मिल गया ऑक्सीजन, इस नली को मिल गया ऑक्सीजन, और ये हो गई रेड। और रेड रीजन जो है आएगा लेफ्ट आट्रियम में। किसके पास आएगा, लेफ्ट आट्रियम में चला जाएगा। किस में जाएगा, हाँ ये चला आएगा लेफ्ट आट्रियम में। और लेफ्ट आट्रियम में आने के बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर किस में भेज दिया जाएगा, बॉडी में। किस में भेज दिया जाएगा, बॉडी में। अब देखो जो ब्लड गंदा खून आता है, जो गंदा खून आता है वो किसके थ्रू आता है,
वेना केवा के थ्रू, किसके थ्रू आता है, वेना कावा के थ्रू आता है, ठीक है। और जो साफ सुथरा खून जाता है वो किसके थ्रू जाता है, आयोटा के थ्रू, किसके थ्रू जाता है, आयोटा के थ्रू। क्लियर, समझ गए ना मेरी बात। तो भैया वेना केवा के थ्रू आया, सुपीरियर और इन्फीरियर, राइट आर्ट्रियम में गंदा खून आया, चला गया। और जो जा रहा है राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स तक जाता है, किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और जो साफ खून आता है किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। क्लियर, समझ गए मेरी बात। अमीशा समझे, अमीशा, तनु, अरे सॉरी तनु कह, प्रियांशी तुम समझे, समझ में आ गया बढ़िया से। चलो, तो यही चीज़ को आपको रखना है ध्यान में। अभी इस इमेज को बढ़िया अच्छे से स्क्रीनशॉट लिख बनाना अपने तरफ से, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग अपने पुराने खेला पे आ जाते हैं। तो देखो ये जो ब्लड आ रहा है ना, ये ब्लड ये आ रहा है राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से जब आएगा तो मैंने क्या कहा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, तो लंग्स में तो आया ना, और वहाँ से ऑक्सीजन ले लिया ना, ऑक्सीजन लेने के बाद फिर लेफ्ट साइड में जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वहाँ से बॉडी में भेज दिया जाएगा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल होता है। यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है एल्वियोलाई में, और इस तरीके से जो आपका गैस है वो एक्सचेंज होता रहता है। तो कुल मिला के यही कहना था। ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया, अमीशा सही सही बताना, ओके बहुत बढ़िया, तब सही है, पहले ही आपने लिख दिया एकदम क्लियर, तो अच्छी बात है। तो ये यहाँ तक का पॉइंट जो है आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब देखो जो लंग्स होता है वो आपका थोरैकिक चैम्बर, जो पूरा चैम्बर बना हुआ होता है ना, वो जो पूरा बोन से बना हुआ होता है पूरा, है ना, बोन्स और मसल से, तो वो जो चैम्बर होता है उसको हम लोग थोरैकिक चैम्बर कहते हैं। विच एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, और वो बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर होता है, पैक्ड चैम्बर होता है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो दिक्कतें आएंगी, बीच में रिब्स आ जाता है जो उसकी प्रोटेक्शन करता है। द थोरैकिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, इसके पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, वेंट्रली बाई स्टर्नम, और आगे की तरफ स्टर्नम होता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब आपकी जो बैकबोन होती है, तो इसके पीछे की तरफ बैकबोन होती है, और आगे की तरफ जो रिब्स होती हैं उसमें जो बीच का हिस्सा मैंने बताया नहीं था, बीच वाला हिस्सा इस पे जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हमारी स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम। तो ये आगे का जो हिस्सा होता है हमारा वो वेंट्रल साइड है, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो हमारा डॉर्सल साइड होता है। ये आपको कब बताया गया होगा, कॉर्डेटा में, कि कॉर्डेटा में बताया गया होगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, और स्पाइनल कॉर्ड किधर की तरफ होता है, डॉर्सल साइड में होता है। ये बात बताया गया था। और जितने लोअर एनिमल थे उसमें क्या होता था, जो आपका ये जो हिस्सा होता था, जितने ऑर्गन्स होते थे, लंग्स वगैरह, वो सब हार्ट वगैरह, वो सब पीछे की तरफ होते थे, समझ रहे हो ना मेरी बात। और हम में क्या होता है, आगे की तरफ होता है। तो हमारा जो मेन स्टर्नम मतलब जो रिब्स होता है ना, जो रिब्स मैंने बताया नहीं था आपको, अगर ध्यान, एक डायग्राम ऐसे बीच में था, और बीच में से जो हड्डी थी, और उसके किनारे किनारे ऐसे पूरा जो खेज लगा हुआ था हड्डियों का पूरा, है ना, और इसी के अंदर क्या था, हमारा लंग्स सुरक्षित था। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है इसी को स्टर्नम कहते हैं। लेटरली बाय द रिब्स, और बगल बगल से क्या होता है, रिब्स होते हैं, बगल बगल से क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। एंड लोअर साइड पे डोम शेप का डायफ्राम होता है, और इस तरह से लोअर साइड पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। सब बता दिए, डोम शेप का डायफ्राम होता है, सब कुछ जानते हो। एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इज थोरैक्स इज सच दैट चेंज वॉल्यूम इन थोरैकिक कैविटी। जब आप सांस लेते हो तो इनकी थोरैकिक कैविटी बढ़ती घटती रहती है, जिसको आप लोग बिल्कुल लंग कैविटी या फिर पल्मोनरी कैविटी के नाम से भी जानते हो। और सच एन अरेंजमेंट ऑफ इन इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, और ये जो मोमेंट होता है, इस तरीके से जो बढ़ना घटना या रिफ्लेक्शन होता है, ये हमारे ब्रीथिंग के लिए इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल उस थोरैकिक कैविटी के अंदर वो प्रॉपर वॉल्यूम बना करके रखता है। कहते हैं एज वी कैनॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, कहते हैं कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो अल्टरनेटली आपको बढ़ता घटता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको याद में रखना है, और ये पूरे टाइम पढ़ना है, ये पूरे टाइम आपका अब आता रहेगा। देखो सिंपली चीज़ वही जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बता दिया,
अब आप आराम से इसको घर पे पढ़िएगा, ठीक है, कैसे कैसे गैस ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब बता दिया आपको ना, देख लो, है ना। बस लास्ट वाला पॉइंट, अभी जो ऑक्सीजन है किसके पास जाएगी, टिश्यू के पास जाएगी, और टिश्यू के पास मैंने क्या बताया था कि टिश्यू के पास जब ये जाएगी तो वहाँ के ग्लूकोज से मिल जाएगी, ये भी लाइन उस दिन आपको बता दिया था कि कैटाबॉलिक रिएक्शन करेगी और एटीपी बनाएगी, ठीक है। और जो जब ग्लूकोज बन जाएगी, जब एटीपी बन जाएगी तो बदले में क्या रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, बता दिया है ना सब कुछ। तो ये सब आपको बताया गया, ठीक है। अब हम लोग जो लास्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये पढ़ाया है, ये पूरा पढ़ लेना हमेशा, ठीक है। और मुझे साफ साफ बताना, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूरा लाइन एकदम पढ़ना अच्छे से, पूरी लाइन जहाँ जहाँ पढ़ाया जा रहा है, और फिर नहीं आएगा तो बताइएगा हमको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। सब कुछ समझ में आया ना, बढ़िया बताओ। अभी तक कुछ भी इसमें खास नहीं है, बस इसमें आपका जो स्पायरोग्राम है ना, बस ये तो और सिंपल है, ये तो महान सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। एक बार स्टर्नम, और स्टर्नम जान लेना, स्टर्नम अपने शेप को चेंज करता है, हड्डी जो है ना वो जगह जगह जुड़ी वो चेंज करता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जो है। सब कुछ समझ में आ गया अमीशा, प्रियांशी? प्रियांशी आप भी बताइए। बस ये आपको थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, टाइडल वॉल्यूम और ये सब स्पायरोग्राम वगैरह, और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। हाँ टॉपिक तो बड़ा है भाई, वक्त लगता है इसमें, ऐसी बात नहीं है, वक्त लगने वाला टॉपिक है ये। आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, वक्त लगने दो। प्रियांशी आप भी बताइए। बताओ, नहीं कहोगे कि सर हमको ध्यान ही नहीं देते जो है। हाँ हमें लगता है चली ही क्या, चली गई नेटवर्क इशू से। अभी चली जाएगी फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आएगी। चलो ठीक है अमीशा, चलते हैं, ठीक है, चलो गुड नाइट।